बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी का क्या मतलब है कि अनचेंज फ्रैक्शन ऑफ ड्रग रीच इन सिस्टमिक सर्कुलेशन। अनचेंज फ्रैक्शन ऑफ ड्रग जो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है उसको हम कहते हैं बायोअवेलेबिलिटी। फॉर एग्जांपल जब हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं आईवी इंटरवेनस ड्रग, जब हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो हमें पता है कि 100% जो ड्रग है वो हमारे ब्लड में या सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है, तब हम कहते हैं कि बायोअवेलेबिलिटी जो है वो 100% है। लेकिन जब हम ओरली एडमिनिस्टर करते हैं, ड्रग माउथ के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं, तब ऑलमोस्ट 5% जो ड्रग है वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है, तब हम कहते हैं कि बायोअवेलेबिलिटी हमारी 5% है। ये क्यों? जब हम ओरली देते हैं तब ड्रग ज़्यादातर मेटाबोलाइज हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है, जिसकी वजह से ड्रग 5% हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि हमारे बॉडी में 5% पहुंची है। तो इसके क्या रीज़न्स हैं, ये हम इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। पहले इसकी डिटर्मिनेशन क्यों ज़रूरी है, बायोअवेलेबिलिटी इतनी क्यों ज़रूरी है, इसको हम डिटर्मिन क्यों इतना ज़्यादा करते हैं, इसकी डिटर्मिनेशन क्यों ज़रूरी है। इसकी डिटर्मिनेशन इस वजह से भी ज़रूरी है कि कोई हम ड्रग ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो 10% हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है, या 20% पहुंच रहा है, या 30% हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में रीच कर रही है ड्रग, तो हम ये कह सकते हैं कि इस ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी 30% है, और ये इसकी दिन में डोजेज़ 2 या 3 डोजेज़ इसकी हमने दिन में लेनी है, तब ये हमारे पास इसकी इफ़ेक्टिव डोज़ हमारी रीच करेगी, इफ़ेक्टिव डोज़ तक, तब ये ड्रग पहुँचेगी। डिटर्मिनेशन इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर किसी ड्रग की 70% बायोअवेलेबिलिटी है, तो हम दिन में उसको 2 मरतबा या 3 मरतबा नहीं ले सकते, 2 से 3 डोज़ नहीं ले सकते, उसकी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से भी हम डिटर्मिनेशन बायोअवेलेबिलिटी डिटर्मिनेशन इसलिए भी ज़रूरी है। दूसरा, ये बायोअवेलेबिलिटी डिटर्मिनेशन हम करते किस तरह से है, इसके करने का तरीका क्या है, वो हम अब पढ़ते हैं। ग्राफिकली इसको पहले हम एक्सप्लेन करते हैं। ग्राफिकली पहले हम ड्रग जब आईवी एडमिनिस्टर करते हैं, तो हमें पता है कि ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी जो होती है वो 100% होती है, और जब हम ओरली एडमिनिस्टर करते हैं तो ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी जो होती है वो लेस होती है। तो पहले हम ओरली आईवी में एडमिनिस्टर करके उसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद ओरली एडमिनिस्टर करते हैं, और एरिया जो अंडर द कर्व है वो हम मेजर कर लेते हैं, जिससे हम बायोअवेलेबिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं। ये ग्राफिकली इस तरह से होता है कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन वाई एक्सिस पे और टाइम एक्स एक्सिस पे, और इन दोनों के दरमियान ग्राफ जो होता है एरिया अंडर द कर्व, जिस तरह से ये आईवी का एरिया अंडर द कर्व है और ये ओरली का एरिया अंडर द कर्व है, इस तरह से हम इसको मेजर कर सकते हैं। इसको मेजर करने का तरीका क्या है कि एरिया अंडर द कर्व ओरली और एरिया अंडर द कर्व इन आईवी मल्टीप्लाई बाय 100 करके हम इसका जो बायोअवेलेबिलिटी है वो हम डिटरमिन कर सकते हैं। इसको डिटरमिन करने का एक और तरीका भी है। इसको डिटरमिन करने का तरीका जो हमें कैटजंग में बताया गया है वो है, फॉर एग्जांपल लिया गया मॉर्फिन की एलिमिनेशन रेशो, हम उसका मेजर करते हैं। एलिमिनेशन रेशो कैसे मेजर करते हैं, ये एलिमिनेशन रेशो इज इक्वल टू होता है प्लाज्मा क्लियरेंस ओवर हेपेटिक ब्लड फ्लो, लीवर क्लियरेंस ओवर हेपेटिक ब्लड फ्लो। एग्जांपल मॉर्फिन जो है वो उसका लीवर क्लियरेंस जो है 60 लीटर पर आवर होती है, जबकि उसका हेपेटिक ब्लड फ्लो जो होता है उसका 90 लीटर पर आवर होता है। इससे हम एलिमिनेशन रेशो जो हमारी आ जाती है वो 0.67% आ जाती है। उसके बाद हम इसको बायोअवेलेबिलिटी में पुट करते हैं। बायोअवेलेबिलिटी इज इक्वल टू अमाउंट विच ऑब्जर्व फ्रॉम गट वाल मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ई आर जो हमने पहले मेजर कर ली है, एलिमिनेशन रेशो। उसको जब हम मेजर करते हैं, ऑलमोस्ट जो मॉर्फिन होती है वो मेटाबोलाइज नहीं होती फ्रॉम हमारे गट वाल से, इसलिए ये हमारी कांस्टेंट रहती है, ये एक ही रहती है। और ईआर जो होती है वो हमने पहले मेजर की। ईआर मेजर करने के बाद हमें ये पता चला कि इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है ओरली जो हम जब लेते हैं तो इसकी बायोअवेलेबिलिटी हमारे पास 33% है। इस तरह से हम इसको डिटरमिन कर सकते हैं। अब हमने ये देख लिया कि बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है। बायोअवेलेबिलिटी अनचेंज फ्रैक्शन ऑफ ड्रग जो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में रीच कर रहे हैं उसको बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं। जब हम आईवी एडमिनिस्टर करते हैं तो 100% पहुंचती है, 100% हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में रीच करते हैं और हमें कंप्लीट इफेक्ट देते हैं। जबकि जब हम ओरली लेते हैं तो ऑलमोस्ट 5% हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में रीच करती है और हमें उसी हिसाब से वो कम इफेक्ट देती है। डिटर्मिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इसकी डिटर्मिनेशन के बाद हम ये हमें ये तयन कर सकते हैं, हम ये करते हैं कि अगर किसी की 30% बायोअवेलेबिलिटी है, 50% है, 70% है, तो उस हिसाब से हम उसको डोज एडमिनिस्टर करते हैं। और टॉक्सिसिटी से बचने के लिए भी हम बायोअवेलेबिलिटी का पता होना हमें ज़रूरी है। उसके बाद उसको डिटरमिन कैसे करते हैं, ग्राफिकली डिटरमिन करते हैं, और ये एलिमिनेशन रेशियो के ज़रिए हम इसकी बायोअवेलेबिलिटी को डिटरमिन कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके पढ़ते हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं। अब जो पीछे हमने पढ़ा, जैसे कि मैंने बताया है कि आईवी जब एडमिनिस्टर करते हैं तो जो ड्रग होते हैं वो हमारे 100% तक सिस्टमिक सर्कुलेशन में रीच करते हैं, लेकिन जब हम ओरली देते हैं तो ऑलमोस्ट 5% तक रीच करती है, या 5% तक, 10%, 15% तक रीच करती है।
वैसे जो बुक में बताया हुआ है वो 5% है, तो ये कम क्यों करती है, वो कहाँ मेटाबोलाइज होती है, वो अब हम देखेंगे। उसका जो पहला फैक्टर है, फैक्टर्स जो इस पे इफेक्ट करते हैं उनमें पहला जो फैक्टर है वो है फास्ट पासफैटिक मेटाबॉलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये फैक्टर लाजमी याद रखना है। जब हमने ड्रग एडमिनिस्टर की माउथ से ड्रग गई गट वाल में जब ड्रग गई, तो यहाँ पर कुछ ड्रग एंजाइम्स के प्रेजेंस में कुछ थोड़ी बहुत ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज हो गई। थोड़ी बहुत ड्रग जब यहाँ पे मेटाबोलाइज हो गई, तो उसके बाद ड्रग हमारे पहुँची स्टमक में हाई पीएच होने की वजह से कुछ ड्रग हमारे यहाँ पे भी मेटाबोलाइज हो गई। उसके बाद स्टमक के बाद ड्रग गई इंटेस्टाइन में लो पीएच होती है, लो पीएच होने की वजह से कुछ ड्रग का पार्टिकल्स, कुछ ड्रग के मालिक्यूल्स यहाँ पे मेटाबोलाइज हुए। इंटेस्टाइन के बाद ड्रग जाती है पोर्टल सर्कुलेशन में, पोर्टल सर्कुलेशन के बाद जाती है लीवर में। लीवर जो होता है वो ड्रग को मेटाबोलाइज करता है, लीवर का काम मेटाबॉलिज्म को होता है, ये ड्रग को मेटाबोलाइज करता है। मेटाबोलाइज करने के बाद ये बाइल में सिक्रेट कर देता है, बाइल में सिक्रेट या एलिमिनेट करता है, बाइल से ड्रग जो है हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है। ऑलमोस्ट 30 to 40% जो ड्रग है वो हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में लीवर के बाद जाती है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जब ड्रग जाती है तब हमें ये इफ़ेक्ट शो करती है। इसके एग्जांपल हमने पढ़े नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन में क्या होता है कि 90% मेटाबोलाइज ड्रग हो जाती है, जबकि ओरली हम जब ये देते हैं तो ड्रग जो हमारी है वो 90% मेटाबोलाइज हो जाती है। वो किस लिए, वो इसी वजह से कि जब माउथ के ज़रिए हम देते हैं तो कुछ ड्रग हमारी गट वाल से एब्जॉर्ब हो रही है, स्टमक से हो रही है, इंटेस्टाइन से हो रही है, पोर्टल लीवर में कुछ मेटाबोलाइज करता है, और जब जो ड्रग बचती है सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है वो ऑलमोस्ट 10% होती है, बाकी 90% मेटाबोलाइज हो जाती है। तो नाइट्रोग्लिसरीन को हम हमेशा आईवी देते हैं, इंटरमस्कुलर, ट्रांसडर्मल या सबलिंगुअल देते हैं, इसको कभी भी हम ओरली इस ड्रग को नहीं दे सकते। पहला फैक्टर जो है वो फर्स्ट पासफैटिक मेटाबॉलिज्म है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये आगे भी इसका पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आगे भी ये यूज़ होता है। उसके बाद आ जाता है सॉल्युबिलिटी। जैसे कि हमने कल भी पढ़ा पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, जो एब्जॉर्प्शन वाले फैक्टर्स थे उनमें पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी किस तरह से इफेक्ट करती है। सॉल्युबिलिटी इस तरह से इफेक्ट करती है कि अगर कोई भी ड्रग बहुत ज़्यादा लिपोफिलिक होगी, लिपोफिलिक ड्रग, एक्सट्रीमली लिपोफिलिक अगर कोई ड्रग होगी वो लिपिड मेम्ब्रेन को तो क्रॉस कर सकती है, लिपिड मेम्ब्रेन या लिपिड जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको क्रॉस कर सकती है, लेकिन वो फिर जब अगर एक्वस सेल के अंदर जाती है और एक्वस मीडियम में वो डिज़ोल्व नहीं हो सकती या एक्वस मीडियम को रीच नहीं कर सकती है। लेकिन अगर इसी के बरक्स अगर हम एक्सट्रीमली हाइड्रोफिलिक ड्रग दे दें, हाइड्रोफिलिक ड्रग दे दें, तो वो फिर हमारे सिस्टमिक हाइड्रोफिलिक दे दें तो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंच नहीं सकती। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब ये है कि वो हमारी लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। जब लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती तो हमें इफेक्ट नहीं दे सकती। इसलिए ड्रग ना ज़्यादा बहुत लिपोफिलिक होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हाइड्रोफिलिक होनी चाहिए, बल्कि लिपोफिलिक भी कुछ हद तक होनी चाहिए और हाइड्रोफिलिक भी कुछ हद तक होनी चाहिए। ये बहुत ये जो इसके प्रॉपर्टीज़ हैं ड्रग में, ये दो बहुत होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा लिपोफिलिक होगी तो सेल मेम्ब्रेन को तो क्रॉस कर जाएगी, लेकिन वो जाके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकती है, एक्वस मीडियम में वो डिज़ोल्व नहीं हो सकती। इसलिए ड्रग का हाइड्रोफिलिक होना भी ज़रूरी है। इसलिए तो हमने देखा था कि वीकली बेसिक या वीकली एसिडिक ड्रग्स जो होती हैं वो होनी चाहिए, वीकली एसिड होनी चाहिए या वीकली बेस होनी चाहिए, ताकि वो हाइड्रोफिलिक भी प्रॉपर्टी शो कर सकें और लिपोफिलिक भी प्रॉपर्टी शो कर सकें, और वो हमारे ड्रग जो है हमारे बॉडी में मेटाबोलाइज हो सके। उसके बाद वाला फैक्टर आता है, वो तीसरा फैक्टर होता है, उसको हम कहते हैं केमिकल इंस्टेबिलिटी। केमिकल इंस्टेबिलिटी क्यों ज़रूरी है? केमिकल इंस्टेबिलिटी का हमें पता होना चाहिए कि किसी भी ड्रग की केमिकल इंस्टेबिलिटी क्या है। फॉर एग्जांपल जब हम इंसुलिन देते हैं तो इंसुलिन जो होती है वो हमारी स्टमक के पीएच पे जाके डिग्रेड हो जाती है, हमारे वो हाईली पीएच पे जाके डिग्रेड हो जाती है, इसलिए हम ये इंसुलिन जो ओरली नहीं दे सकते। इस तरह से जो हमने एग्जांपल पढ़ी है नाइट्रोग्लिसरीन की, ये भी हाई पीएच पे जाके डिग्रेड हो जाती है, इसलिए इनकी केमिकल स्टेबिलिटी ड्रग्स की हमें पता होनी ज़रूरी है कि कौन कौन सी ड्रग जो है वो केमिकल इंस्टेबिलिटी शो करती है हमारी पीएच पे। कुछ ड्रग्स इंसुलिन जैसे कि वो हाई पीएच पे जाके डिग्रेड होगी, उसके बाद कुछ ड्रग्स होंगी जो लो पीएच पे डिग्रेड होंगी, इसलिए हम उन्हें ओरली नहीं दे सकते ताकि वो इंटेस्टाइन से जाके भी डिग्रेड ना हो जाएं। इन ड्रग्स को फिर हम कोई दूसरा रूट एडमिनिस्टर करते हैं, दूसरे किसी रूट के ज़रिए देते हैं ताकि ये एडमिनिस्टर ना हो। फॉर एग्जांपल आईवी दे देते हैं, वो फिर 100% हमारी बायोअवेलेबिलिटी शो करते हैं। इसका जो हमने चौथा फैक्टर पढ़ना है, चौथा फैक्टर इसका ये है कि इसका रूट क्या कौन सा है ड्रग का।
रूट अगर हम ओरली दे रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम होगी, अगर हम IV दे रहे हैं तो उसकी 100% होगी, अगर हम इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं तो फिर भी उसकी ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकती है। उसके बाद ट्रांसडर्मल दे रहे हैं तो ये रूट पर भी डिपेंड करती है। उसके बाद जो भी हमने बायो अब्जॉर्प्शन में फैक्टर्स पढ़े हैं वो सारे फैक्टर्स इस पे इफेक्ट करते हैं। सारे फैक्टर फॉर एग्जांपल ड्रग का पार्टिकल साइज़ क्या है, पार्टिकल साइज़ के हिसाब से भी ड्रग की अवेलेबिलिटी चेंज होती है। सारे जो फैक्टर्स हमने वहाँ पे पढ़े हैं वो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं उसको अप्लाई। उसके बाद इसमें 2 टर्म्स यूज़ हुई हैं, हम वो 2 टर्म्स भी पढ़ते हैं। तो 2 टर्म्स वो कौन सी हैं? उसमें पहली टर्म यूज़ हुई है कि बायो इक्विवेलेंट। बायो इक्विवेलेंट अब क्या होता है कि टू ड्रग्स हैव सेम बायो अवेलेबिलिटी, सेम टाइम वो कंज्यूम करती हैं, टू सेम पीक ब्लड कंसंट्रेशन शो करती हैं कि दो ड्रग्स कब बायो इक्विवेलेंट होती हैं? जब उनकी बायो अवेलेबिलिटी सेम होती है, सेम टाइम में सेम पीक ब्लड कंसंट्रेशन शो करती हैं, तो उसको हम कहते हैं बायो इक्विवेलेंट। उसके बाद आ गया थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंट। 2 टर्म्स यूज़ हुई हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंट का क्या मतलब है कि ऐसी ड्रग 2 ड्रग्स थेरेप्यूटिकल इक्विवेलेंट होंगी जो फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट भी हो। फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ड्रग की सेम डोजेज फॉर्म्स, वो ड्रग्स की सेम डोजेज फॉर्म हो, उनमें सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट हो, सेम रूट से हम एडमिनिस्टर करें और उनकी सेम स्ट्रेंथ हो। तो इस तरह की ड्रग कोई भी 2 ड्रग्स हैं जिनमें ये प्रॉपर्टीज़ सेम हैं चारों, वो फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट होंगी। और फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट ड्रग और बायो इक्विवेलेंट ड्रग बोथ, अगर किसी भी एक प्रोडक्ट में ये बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो बायो इक्विवेलेंट भी हैं, फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट भी हैं, तो उनको हम कहते हैं कि वो थेरेप्यूटिकल इक्विवेलेंट है। अब बायो इक्विवेलेंट, थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंट, ये बहुत जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं ये आपको पता होनी चाहिए। और बाकी बायोअवेलेबिलिटी हमारा टॉपिक आज का क्लियर हो गया। अगर इसके मतलब कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।